गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल E3 एकेडमी पर। तो बच्चों कैसे हो आप सब लोग। बिल्कुल आज रविवार है और रविवार की स्पेशल क्लास है। देखिए मैंने आपसे पहले ही बता दिया है कि क्लासेस एकदम रेगुलर चलेंगी, ठीक है। अगर बात की जाए तो ये इकोनॉमिक्स का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो कल आ चुका था। जिन बच्चों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के पहले वो पहला पार्ट देख करके आए, तब आज आपको ये वाला पार्ट और अच्छे से बेटर तरीके से समझ में आएगा। एक बार मैं उन बच्चों से भी बता दूं जिन बच्चों को बैच के बारे में जानकारी नहीं है, तो नीचे जो नंबर दिख रहे हैं उन नंबरों में कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप हमारे बैच को परचेज कर सकते हैं। अभी कुछ क्लासेस प्राइवेट रहती हैं, बाकी हमारे यहाँ पूरी अकाउंट, पूरी इकोनॉमिक्स, पूरी इंग्लिश और अध्ययन की क्लासेस भी कराई जा रही हैं, जिसमें से अकाउंट पूरी कंप्लीट कराई जा चुकी है। तो अगर आपको उनके पूरे वीडियो और PDF के साथ चाहिए तो आप नीचे दिए नंबरों पर क्लिक करके या फोन या व्हाट्सअप करके हमसे डेमो क्लास भी पहले आप मांग सकते हैं। जिस भी चैप्टर का आप डेमो पहले मांगेंगे अकाउंट का, वो चैप्टर का डेमो 1-2 लेसन का दिया जाएगा विथ PDF के साथ। आप जो चैप्टर बोलेंगे फर्स्ट चैप्टर से लेकर 11 चैप्टर तक उनका डेमो क्लास आपको जरूर दी जाएगी। ओके चलिए ठीक है। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। कल हम लोगों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बात की। बच्चों मैंने जब व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बात की तो मैंने बहुत डिटेल से बात की कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। मैंने आपको यह भी बताया कि अर्थशास्त्र में 2 दृष्टिकोण होते हैं, एक तो व्यष्टि होता है, एक समष्टि होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोगों ने बात की थी कि जहां पे अर्थव्यवस्था में छोटे छोटे व्यक्तिगत चीजों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो व्यक्तिगत आय हो, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे व्यक्तिगत उद्योग हो, इनका जहां पर अध्ययन किया जाता है उसे ही अपन व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो जैसे कि बच्चा नाम से ही स्पष्ट है, समष्टि। समष्टि का मतलब आप क्या कह सकते हैं, व्यापक। तो कई बार क्वेश्चन में समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं न लिख करके और क्वेश्चन आ रहा था व्यापक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते, क्या रहता है बेटा, व्यापक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते, क्या रहता है, व्यापक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते, व्यापक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते, व्यापक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। तो इस बात को भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि व्यापक अर्थशास्त्र क्या है। तो जहां हम लोगों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जब चर्चा की थी तो बच्चा मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र हो चाहे सूक्ष्म अर्थशास्त्र हो, दोनों का मतलब एक ही होता था। उसी तरीके से अगर बात की जाए तो जब समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बच्चा हम लोग बात कर रहे हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र की बात हो और चाहे बात व्यापक अर्थशास्त्र की हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए, वैसे तो मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या है, लेकिन जैसे कि आपको पता है मेरी आदत है कि मैं हमेशा एक्सप्लेन करने के मूड में ज्यादा रहता हूं, ना कि पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई किताबों को आपको समझाने के लिए। और याद रखना, लॉन्ग टाइम तक अगर आपको कोई चीज याद रह सकती है तो वो समझी हुई, ना कि रट्टा मारी हुई। क्योंकि 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो है नहीं कि आपको मैं रटवा दूं, या 30 या 40 क्वेश्चन भी नहीं है कि आपको रटवा दिया जाए। अच्छे खासे हर चैप्टर में 4 से 6-7 क्वेश्चन है और जितने चैप्टर है उस हिसाब से अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे भी तो कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन आपको मोटे मोटे मिलेंगे। ये तो रही बात एक सब्जेक्ट की। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के आप 200-200 क्वेश्चन भी मान के चलोगे तो 1000+ क्वेश्चन तो चले जाते हैं। क्या इनको रटना संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इनको केवल समझा जा सकता है। चलिए बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की। मैंने आपको बहुत ही, देखो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते सर आप कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहे हो। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो मेरा मोटिव केवल और केवल रहता है पढ़ाने पे, ना कि अब आपके कमेंट का क्या रिप्लाई दे सकता हूं मैं, आप ये बताऊं, ठीक है। अब कई सारे बच्चे बोलते सर अकाउंट में आप रिप्लाई नहीं दे, आप अकाउंट में क्या पूछोगे? ऐसा कोई टॉपिक जब मैंने छोड़ा ही नहीं है तो आप क्या पूछ सकते हो मेरे से अकाउंट में? बात सही है ना। चलो ठीक है, तो बात करते हैं बेटा समष्टि अर्थशास्त्र की। तो मैंने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र के 2 पहलू अलग अलग हैं, एक तो है सूक्ष्म और एक है व्यापक। बेटा सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मतलब मैंने बता दिया है। व्यापक अर्थशास्त्र क्या होता है या समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है एक ऐसा अर्थशास्त्र जहां पर समूह का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है एक ऐसा अर्थशास्त्र जहां पर समूह का अध्ययन किया जाता है, जहां पर व्यक्तिगत अध्ययन ना होकर के समूह की बात की जाती है, उसे हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता, उन इकाइयों के योगों का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए समष्टि अर्थशास्त्र को योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। मैंने क्या बोला, इस बात को समझना। इसीलिए समष्टि अर्थशास्त्र को योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। यानी कि जहां एक तरफ अगर मैं आपसे बोलूं कि जिस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत
एक एक व्यक्ति की आय का अध्ययन किया जा रहा है, यानी आप ऐसा समझ सकते हैं व्यक्तिगत आय का अध्ययन किया जा रहा है, वो तो डायरेक्ट किसके अंतर्गत आएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि जहां पर संपूर्ण आय, यानी मैं इस शब्द का उपयोग कर सकता हूं राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझो फिर आप समझोगे। राष्ट्रीय आय का अगर अध्ययन किया जाएगा तो वो बेटा व्यष्टि में नहीं समष्टि में आता है। वो किस में आएगा, समष्टि में आएगा। देखो एक एक व्यक्ति की आय की गणना करना, जैसे मैं अगर बोलूं मेरी आय 5,000 है महीने, 10,000 है, 20,000 है, 15,000 है, 35, 40 जो भी है, ये एक व्यक्ति की आय हो सकती है। मैं अगर बोलूं देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, तो सभी लोगों की व्यक्तिगत इनकम जुड़ जुड़ करके, यानी कि व्यक्तिगत आय का योग क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में जहां व्यक्तिगत आय का अध्ययन किया जाता है, वहीं अगर बात की जाए समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आयों की योग यानी कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया कि समष्टि अर्थशास्त्र को योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि यहां पे हर चीज के योग का अध्ययन किया जाता था। जहां एक तरफ व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे छोटे बाजारों का अध्ययन किया जाता था, वहां यहां पे समस्त बाजारों के योग का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब बेटा केवल इतना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक कमरे का छोटा सा एक मकान का छोटा सा कमरा था और समष्टि अर्थशास्त्र एक पूरा का पूरा मकान है। तो यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र समाहित है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो अगर आपने समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के बारे में थोड़ी सी चीजों को समझ रखा था तो आज चीजें और भी क्लियरिटी के साथ क्लियर हो जाएंगी। तो आप इन चीजों से वाकिफ हो चुके हैं। आइए जो लिखा हुआ है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जो टॉपिक छूटा है उसको भी मैं बता देता हूं। अच्छा एक चीज और याद रखना आगे, हालांकि चलो मैं बात करूंगा कि व्यष्टि को जहां एक तरफ कीमत निर्धारण सिद्धांत के रूप में देखा जाता था, वहीं पूर्ण रोजगार के सिद्धांत के रूप में देखा जाता था, वहीं दूसरी तरफ समष्टि अर्थशास्त्र को आय व रोजगार सिद्धांत के अंतर्गत देखा जाता है। इसके बारे में कल एक किसी बच्ची ने कमेंट किया था कि सर व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या पूरा अर्थ याद करना जरूरी है। बेटा सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जितना ज्यादा चीजों को याद करोगे, अब ऐसा तो नहीं है कि 5 लाइन का है तो कुछ ज्यादा है, कुछ नहीं है, क्योंकि मैं केवल व्यष्टि और समष्टि का अर्थ बस नहीं समझा रहा हूं, इसकी विशेषताएं, इसके महत्व, इनके अंतर आपसे तब बनेंगे बेटा जब आप इनके अर्थ को डिटेल से समझोगे। तो अर्थ भले अब कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां पे 2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, अर्थ आएगा। अब आप 2 नंबर का तो अगर आपने समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ 2 लाइन का याद किया तो क्या आप उस चैप्टर में, मैं एक बात कर रहा हूं, तो क्या आप उस चैप्टर की डिटेलिंग आगे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? तो बेटा ये पूरा चैप्टर समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इर्द गिर्द घूम रहा होता है। तो इनका अर्थ जितना ज्यादा से ज्यादा हम जान सके उतना ही इसकी विशेषताएं और महत्व के बारे में और इनके अंतर के बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, व्यापक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि आर्थिक विश्लेषण की 2 शाखाएं होती हैं, एक व्यष्टि और एक समष्टि। तो समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो समस्त अर्थव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित, जो समस्त अर्थव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों व औसतों का, जो समस्त अर्थव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों व औसतों का व उनके व्यवहारों और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। कहने का मतलब क्या, बात को समझा। अब इसके अंतर्गत क्या है कि बड़े योगों और औसतों में क्या क्या आ रहा था? कुल राष्ट्रीय आय आ रहा था, राष्ट्रीय उत्पादन आ रहा था, कुल विनियोग आ रहा था, कुल रोजगार आ रहा था, कुल उपभोग आ रहा था। एक बार फिर से बात को समझो। मैंने आपको क्या बताया कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो समस्त अर्थव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों व औसतों का, उनके व्यवहारों और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, जिसके अंतर्गत कुल राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन, कुल विनियोग, कुल रोजगार और कुल उपभोग आते हैं। देखिए आप एक चीज को अंडरलाइन कर सकते हैं, कुल है, कुल है, कुल है और राष्ट्रीय है और कुल राष्ट्रीय है। कहने का मतलब क्या है कि यहां एक उत्पादन का अंतर नहीं होता है, यहां पे सकल राष्ट्रीय उत्पादन से मतलब रखता है। जहां वो पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, ये कुल रोजगार की मान्यता है। जहां वहां उपभोक्ता व्यक्तिगत, यहां कुल उपभोग है। जहां वहां व्यक्तिगत विनियोगता, यहां कुल विनियोगता। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन निकल के आती है कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो अर्थव्यवस्था में समूहों एवं योगों से
पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, जिसके अंतर्गत कुल राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय उत्पादन, कुल राष्ट्रीय विनियोग और कुल रोजगार और कुल उपभोग इत्यादि इसके अंतर्गत समाहित होते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र को समझना एक कठिन विषय है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप बार बार उन्हीं चीजों को दोहराएंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो आपसे बनेगा, 100% बनेगा। चलिए, अब इसकी एक डेफिनेशन भी है जो मैंने कल भी लिखवाई थी, व्यष्टि के अंतर्गत डेफिनेशन आपको याद रखना है, बिल्डिंग की। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत मात्राओं के अध्ययन से नहीं है, बल्कि इन मात्राओं के समूह से होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जहां व्यष्टि के अंतर्गत व्यक्तिगत आता था, वहीं समष्टि के अंतर्गत समूह आएगा। कहने का मतलब यह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जहां व्यक्तिगत आयों का अध्ययन किया जाता था, वहीं समष्टि के अंतर्गत समूह का अध्ययन किया जाता है। किनका अध्ययन किया जाता है बेटा? समूहों का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत कीमतों से नहीं। इसका संबंध व्यक्तिगत कीमतों से नहीं, बल्कि कीमतों के स्तर से होता है। इनका संबंध व्यक्तिगत कीमतों से नहीं, बल्कि कीमतों के स्तर से होता है। व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। तो आपने क्या समझा? बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन, और बिल्डिंग ने तो जो डेफिनेशन दी है वो पूरी की पूरी समष्टि अर्थशास्त्र का ही अर्थ बता डाला है कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत मात्राओं के अध्ययन से नहीं होता है, वरन उनके योग से होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब कीमतों, व्यक्तिगत कीमतों से नहीं होता, बल्कि सकल राष्ट्रीय कीमतों से होता है। व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं होता, वरन राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। तो ये सारी चीजें घूम फिर करके एक चीज की ओर इशारा दे रही है कि समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब ही कुल या योग से होता है। इसका मतलब अर्थव्यवस्था की वह तकनीकी, आर्थिक विश्लेषण की वह पद्धति जिसमें समूह या योगों का अध्ययन किया जाता है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो आय की बात हो, चाहे वो विनियोग की बात हो, चाहे वो उपभोग की बात हो, चाहे वो उत्पादन की बात हो। अगर कुल लगा है तो इसका मतलब ही है बेटा कि वो सकल राष्ट्रीय या कि समष्टि अर्थशास्त्र की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक नोट भी मैंने लिखा हुआ, इसको भी समझना जरूरी है। समष्टि अर्थशास्त्र बड़े समूहों और औसतों का अध्ययन है। देखो, अब आपके माइंड में कई तरीके के कीड़े दौड़ने लगे होंगे कि सर हमको बात समझ में आ गई है समष्टि के बारे में, कि समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब ये है कि बड़े बड़े समूह, बड़े बड़े औसतों का अध्ययन करता है, इसीलिए इसे योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि योगात्मक क्यों कहते हैं, क्योंकि छोटी छोटी इकाइयों का योग मिल करके समष्टि बनता है। भाई, समष्टि का मतलब ही होता है, मतलब व्यापक का मतलब ही होता है छोटी छोटी इकाइयों का योग करके जब एक व्यापक स्तर पर कोई चीज बनती है तो उसे हम लोग समष्टि कहते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं होता तो छोटी छोटी इकाइयों का योग ही है, इसलिए इसे योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, राष्ट्रीय आय तथा कुल रोजगार का अध्ययन। याद रखना हमेशा, मैं कीमत निर्धारण सिद्धांत की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि कीमत निर्धारण सिद्धांत और पूर्ण रोजगार की मान्यता आधारित होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। याद रखना इस चीज को, कीमत निर्धारण सिद्धांत ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है। कीमत निर्धारण सिद्धांत किसका विषय है, कई बार पूछा गया है, तो याद रखना व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। लेकिन इधर दो चीज याद रखना, पहला राष्ट्रीय आय और कुल रोजगार। किसका? राष्ट्रीय आय और कुल रोजगार। क्या बेटा? राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय और कुल रोजगार। राष्ट्रीय आय और कुल रोजगार, इसका अध्ययन किसके अंतर्गत बेटा किया जाता है? तो इसका जो अध्ययन है वह समष्टि अर्थशास्त्र का केंद्रीय स्थान रखता है, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र को आय व रोजगार सिद्धांत अथवा राष्ट्रीय आय विश्लेषण भी कहते हैं। तो ये लाइन बिल्कुल याद रखना है कि समष्टि अर्थशास्त्र को आय व रोजगार सिद्धांत तथा राष्ट्रीय आय विश्लेषण भी कहते हैं, या राष्ट्रीय आय कुल रोजगार सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि समष्टि अर्थशास्त्र में कुल रोजगार और कुल राष्ट्रीय आय इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और इसीलिए इसको कुल रोजगार सिद्धांत या कुल राष्ट्रीय आय सिद्धांत भी कहते हैं। या आप सिंपल सी लैंग्वेज में याद कर लेना, आय एवं रोजगार सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। कीमत निर्धारण सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु ही राष्ट्रीय आय और कुल रोजगार होता है। यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो अब देखिए, आपने इतना सब कुछ जब पढ़ा तब जाकर के कहीं आपको, अगर आपने वाकई में अच्छे से पढ़ा होगा, तब जाकर के आपको कहीं क्लियर हुआ होगा कि आखिरकार समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। देखिए, इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि आप छोटी छोटी चीजों का जब विस्तार से अध्ययन करोगे तो सारी चीजें आपकी क्लैरिफाई हो जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
चलिए, तो आपने पढ़ा समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। अब अपन आज बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, जिसको अपन क्या कहते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं बताइए। अब देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं मैंने आपको कल बताया कि समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं की बात हो, चाहे प्रकृति आए या व्यापक अर्थशास्त्र की विशेषताएं या प्रकृतियां, इन दोनों का मतलब और सेंस ही एक होता है, इसको हमेशा याद रखना है। तो इसकी पहली विशेषता क्या है, व्यापक दृष्टिकोण। देखिए, जहां एक तरफ आप लोगों ने पढ़ा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो दृष्टिकोण होता है वो सूक्ष्म होता है, यानी कि एक लिमिटेशन है कि यहां तक ही होगा। लेकिन अगर बात की जाएगी समष्टि अर्थशास्त्र की, तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो दृष्टिकोण होता है वो व्यापक होता है, बड़े समूहों से होता है, बड़े औसतों के योग से होता है। तो आपने क्या समझा, आपने ये जाना कि समष्टि अर्थशास्त्र का जो दृष्टिकोण होता है वो सूक्ष्म ना होकर के क्या होता है बच्चा, व्यापक होता है। वो सूक्ष्म ना होकर के क्या होता है, व्यापक होता है। मतलब इसका मतलब यह है कि इसके अंतर्गत व्यक्तिगत अध्ययन ना कर करके समूहों का अध्ययन किया जाता है। ये बात तो मैंने पहले ही आपको बता दी, ठीक। फिर क्या है, व्यापक विश्लेषण। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत जहां विश्लेषण हुआ करता था वो सूक्ष्म हुआ करता था, वहीं दूसरी ओर बच्चा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो विश्लेषण किया जाता है वो व्यापक तरीके से किया जाता है। तो आपको ये चीज भी याद रखना है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विश्लेषण व्यापक पैमाने पर किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विश्लेषण व्यक्तिगत विश्लेषण ना होकर के समूह का विश्लेषण होता है। आपको क्या लिखना है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विश्लेषण व्यक्तिगत ना होकर के समूह का विश्लेषण किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। आय व रोजगार सिद्धांत मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख केंद्र बिंदु ही होता है आय व रोजगार। समष्टि अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु ही होता है आय व रोजगार। तो कहने का मतलब है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आय व रोजगार सिद्धांत किया जाता है, और यह किसका विषय है, तो यह समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। तो तीनों ही विशेषताएं आपने याद कर ली होंगी कि समष्टि अर्थशास्त्र का जो दृष्टिकोण होता है बेटा वो कैसा होता है, व्यापक दृष्टिकोण होता है। समष्टि अर्थशास्त्र का जो विश्लेषण होता है वो व्यक्तिगत विश्लेषण न होकर के समूह का विश्लेषण होता है। और आय व रोजगार क्या होता है, सिद्धांत होता है। आय व रोजगार सिद्धांत होता है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख केंद्र बिंदु ही क्या होता है, आय व रोजगार सिद्धांत। क्या होता है, आय व रोजगार सिद्धांत। अंतिम विशेषताओं में की बात करते हैं, क्या, परस्पर निर्भरता। अंतिम विशेषताएं क्या है, परस्पर निर्भरता। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो, समष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक नीति का दूसरे नीतियों से परस्पर संबंध होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने किसी एक समूह में परिवर्तन करने की कोशिश की तो दूसरे समूह में ऑलरेडी परिवर्तन हो जाता है। लेकिन यह बात आपको इतना जल्दी पचेगी नहीं, आप बोलेगी सर समझ में नहीं आया। मैंने क्या बोला कि समष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक समूह में परिवर्तन कर देने से उसके दूसरे समूह में ऑलरेडी परिवर्तन हो जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुल आय और कुल रोजगार, मैं अगर आपसे कहता हूं कि रोजगार में आप कमी कर दोगे तो आय में ऑलरेडी कमी हो जाएगी। आपने क्या आय में कमी की? नहीं, आपने कमी किस में की? रोजगार में। लेकिन कमी किस में हो गई? आय में कमी हो गई। सिंपल सी बात है। अगर आप आय को कम कर दोगे तो उत्पादन में भी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। क्या आपने उत्पादन को कम करने का प्रयास किया? नहीं, आपने आय को कम किया, तो उत्पादन पे भी इसका प्रभाव पड़ा। सिंपल सी बात है। जब लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो उत्पादन लोग कहां से करेंगे? अगर आपने उत्पादन कम किया तो कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कीमतें भी क्या हो जाएंगी? कीमतें भी घट जाएंगी। कीमतें भी घट जाएंगी। अगर आप किसी एक से छेड़छाड़ करते हो तो ये सारी छेड़छाड़ का मतलब वो वाला छेड़छाड़ नहीं, अगर आप समष्टि अर्थशास्त्र के किसी एक विषय को टच करते हो तो सिंपल सी बात है उसका इफेक्ट दूसरे विषय पर जरूर पड़ता है। यही है, एक दूसरों में ये क्या होते हैं? आपस में निर्भर होते हैं। इनकी आपस में क्या होती है? परस्पर निर्भरता होती है। किसी एक विषय को यदि आप टच करते हो तो दूसरा ऑलरेडी अपने आप क्या हो जाता है? परिवर्तित तो हो जाता है। तो इनमें परस्पर आपस में क्या होती है? निर्भरता भी होती है। जब आप किसी एक समूह को परिवर्तित करते हो तो दूसरे समूह में अपने आप परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर बात की जाए तो फिर क्या है? तीसरा, समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को समझाइए। तीसरा क्वेश्चन क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को समझाइए। अब देखो बच्चा, ये समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है इसको भी ध्यान से समझो। जटिल अर्थव्यवस्था के संचालन को समझने में सहायक। देखो, अर्थव्यवस्था एक जटिल है, इसको अगर समझना है तो सूक्ष्मतम तरीके से नहीं समझा जा सकता। जब तक कि हम अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े समूहों, बड़े बड़े औसतों, बड़े बड़े योगों का अध्ययन नहीं कर लेंगे तब तक हम अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ भी निर्णय या समझ नहीं सकते हैं।
क्योंकि अगर हमको अर्थव्यवस्था को समझना है तो हमें लोगों की सकल राष्ट्रीय आय को समझना होगा, हमें सकल राष्ट्रीय उत्पादन को समझना होगा, सकल राष्ट्रीय मतलब संपूर्ण, हमें कुल विनियोग को समझना पड़ेगा, हमें कुल रोजगार को समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम कहीं अर्थव्यवस्था को या अर्थशास्त्र को समझ पाएंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि जटिल अर्थव्यवस्था के संचालन को समझने में सहायक कौन है, तो बेटा समष्टि अर्थशास्त्र है। यह बात आपको समझ में आ चुकी है। कहने का मतलब यह है बेटा कि देखो अब समष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या आ गया। देखो समष्टि अर्थशास्त्र में एक तो विषय आ जाता है बेरोजगारी, आपका इसी के अंतर्गत आता है, या जिसको मैं रोजगार के नाम से कहता हूं। दूसरा आपका आय आ जाता है, तीसरा आपका देखो बेरोजगारी आ गया, आय आ गया, तीसरा आपका मंदी आ गया। मंदी का मतलब समझते हो ना, उत्पादन कम हो, जेब में पैसे ना हो, मंदी की समस्या। अब इन सारी चीजों का संबंध किससे है, कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र से है, और इन चीजों का मतलब किससे है, कहीं ना कहीं समष्टि अर्थशास्त्र से है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इन सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो आय हो, चाहे वो मंदी हो। और अगर बात की जाए तो यही सारी चीजें जटिल अर्थव्यवस्था के संचालन को समझने में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। यही सारी चीजें जटिल अर्थव्यवस्था के संचालन को समझने में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बात करें दूसरी तो इसको भी ध्यान से समझो। आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक, आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। देखो सरकार से संबंधित कुछ नीतियां बनाई जाती हैं, सरकार से संबंधित देखो नियम, आपने आर्थिक नियम में सहायक कहां पढ़ा था, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अब देखो ये छोटी छोटी चीजें अगर आपने मिक्स कर दी तो दिक्कत होगी ना बेटा। यहां पे लिखा हुआ आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। जब भी सरकार आर्थिक नीतियों का निर्माण करती है तो व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर सरकार नीतियां कभी नहीं बताती। आप कहेंगे कैसे सर? देखो व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर के अगर नीतियां बनाई जाएंगी तो काम कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार का जो नजरिया होता है वो समूहवाद होता है। अब देखो ना, जैसे कि आपने क्या देखा, आपने देखा होगा कि इस समय महंगाई अपने चरम सीमा पे बढ़ रही है। देखिए एक व्यक्ति के लिए यह परेशानी का सबब तो हो सकता है, लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा करना जरूरी भी था। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि महंगाई बढ़ रही है तो सरकार की सफलता है तो विफलता, 101% विफलता है। लेकिन यह कह देना कि सरकार नाकामयाब रही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सरकार को भी पता है कि कहीं ना कहीं से सोर्सेस तो कमाना पड़ेगा। इस लॉकडाउन में समस्या तो हुई है। तो देखो महंगाई बढ़ना एक व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब हो सकता है, लेकिन सकल राष्ट्र के लिए नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सकल राष्ट्र को मतलब केवल एक वस्तु को खरीदने से नहीं है, सुविधाओं से भी है। और सरकार सुविधाएं कहां से देगी? सिंपल सी बात है, हम ही आपसे टैक्स लगेगा तो सरकार सुविधाएं देगी। तो किसी एक व्यक्ति को देख करके सरकार नीतियां कभी नहीं बना सकती। ठीक है, उसकी हमेशा नीतियां क्या रहती हैं, समूहवादी में रहती हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। तो सरकार जब भी इन आर्थिक नीतियों को बनाती है तो हमेशा, अब देखो आरक्षण देना किसी एक व्यक्ति के लिए तो गलत हो सकता है। भाई अगर मैं एक सवर्ण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि एसटी एससी ओबीसी को आरक्षण क्यों दिया गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मेरे नहीं चाहने से, अच्छा मैं ऐसा चाहता नहीं हूं, जो कमजोर वर्ग है उसको आरक्षण देना उचित भी था। लेकिन अब ऐसा हुआ नहीं है, बाहुबलियों को आरक्षण मिल रहा है। मतलब एक बार जिनके परिवार का कोई व्यक्ति सदस्य हो चुका है गवर्नमेंट में, तो फिर उसको क्यों आरक्षण, उसको तो नहीं मिलना चाहिए। नियमता यही है, क्योंकि आज भी जो एसटी एससी ओबीसी वाले बच्चे हैं वो कहां जॉब में, सब यहीं वहीं घूम रहे हैं, क्योंकि जिनको लाभ मिलना था उनको मिल रहा है और उनको आगे भी मिलता रहेगा। तो इस बातों को भी आपको समझना पड़ेगा। अब आरक्षण किसी एक व्यक्ति के लिए तो हानिकारक हो सकता है जो उस कास्ट का नहीं है, रिलीजन का नहीं है। अब जैसे मान लो मैं ब्राह्मण हूं, आप मान लो कोई ओबीसी या एसटी एससी होगी, तो मुझे तो लगेगा कि यार ये गलत है, आरक्षण सरकार को नहीं देना चाहिए। तो सरकार कहे कि एक व्यक्ति के लिए सही नहीं है तो ना दे, ऐसा नहीं है। सरकार जब नीतियां बनाती है तो समूह का ध्यान रखती है, क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में समूह लोगों में ऐसे लोगों का वर्चस्व होना जरूरी है, उनको आरक्षण देके आगे निकालना जरूरी है। तो इसलिए आरक्षण भी जरूरी है। तो कहने का मतलब क्या है कि सरकार जब इन, अब आपको गया आरक्षण की बात कहां से आगे, बेटा नीतियां यही कहलाती हैं। तो सरकार इन जब नीतियों को बनाती है तो उसमें उसका जो उद्देश्य होता है वो व्यक्तिवाद नहीं होता है, वो समाजवाद होता है। क्योंकि जो नीतियां सरकार बनाती हैं वो व्यक्तिवाद के लिए कभी सही हो सकती हैं, समाज के लिए गलत हो सकती हैं, या समाज के लिए सही हो सकती हैं तो व्यक्ति के लिए गलत हो सकती हैं। लेकिन नीतियां बनाते समय याद किसको रखना पड़ता है? समष्टि को, ना कि व्यक्तिगतवाद को। ठीक है सर, समझ में आ गया। व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक। देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र को यदि विकास करना है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को यदि विकसित करना है, तो उसके अंतर्गत आपको समष्टि अर्थशास्त्र को समझना पड़ेगा। क्योंकि कहने का मतलब यह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। आपने पढ़ा उपयोगिता हास नियम की बात हो, समसीमांत उपयोगिता नियम की बात हो, और
अगर उपयोगिता ह्रास नियम की भी बात करोगे, समसीमांत उपयोगिता नियम की भी बात करोगे, तो इनको समझना तभी संभव है बेटा जब आप इनके समूहों को समझोगे, जब आप इनके समूहों का अध्ययन करोगे तब जाकर के आप इनके बारे में समझ पाओगे। तो एक तो ये बात भी आपको बहुत डिटेल से समझना पड़ेगा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में भी सहायक है और अर्थशास्त्र के उद्देश्य के अनुरूप। अब देखो एक बहुत बड़ी बात यहां पे लिखा है, अर्थशास्त्र के उद्देश्य के अनुरूप। देखिए अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या है? अर्थशास्त्र का बेटा उद्देश्य कभी भी व्यक्तिगत कल्याण नहीं हो सकता। इस बात को आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। अर्थशास्त्र का उद्देश्य कभी भी व्यक्तिगत कल्याण नहीं हो सकता। अर्थशास्त्र का उद्देश्य हमेशा सामाजिक कल्याण होता है, हमेशा सामाजिक कल्याण होता है, हमेशा सामाजिक कल्याण होता है। अब आप कहेंगे कैसे सर? देखिए एक बात ध्यान से समझना, सपोज दैट आपके गांव से ही एक कोई रोड क्रॉस हो रही है, ठीक है, मान लो, देखिए मेरी बातों को समझना, क्योंकि मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, एक बात तो ये कंफर्म है, मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, एक बात तो कंफर्म है, ठीक है, मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, ये बात कंफर्म है। अब मान लो यहां से एक रोड बाईपास या जो भी है, सरकार ने इसका प्रस्ताव पारित किया, लेकिन यहां पे एक मंदिर है और ये मंदिर हिंदू धर्म का है, ठीक है, या आप समझ सकते हो किसी भी रिलीजन का होगा, फर्क नहीं पड़ता, मान लो हिंदू का है। अब होगा क्या कि यहां पे रोड बनने से जो हिंदूवादी लोग हैं, जो आस्था रखते हैं, वो इसका क्या करेंगे? घोर विरोध करेंगे, कहेंगे नहीं भैया, मंदिर को गिरा करके तो रोड का निर्माण नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, सबके साथ होगा। हम अगर वहां पे खड़े होंगे तो हम भी यही कहेंगे। अगर मुस्लिम है सपोज दैट, तो अगर वो मुस्लिम है और वहां पे उनका कोई मजार वगैरह या जो भी मस्जिद वगैरह है, तो उसको वो बोलेंगे नहीं भैया, इसको गिरा के रोड जाए भाड़ में, लेकिन ये नहीं गिरेगा। तो ये क्या व्यक्तिगत कल्याण है। क्यों व्यक्तिगत कल्याण है? इस मंदिर से उसी को लाभ हो सकता है जो उसके रिलीजन का है। अब मस्जिद में ऐसा तो नहीं ना कि हिंदू भी जाते, ऐसा नहीं जाते। देखो आप इसको एक धर्म के मुद्दे से नहीं उठाना, मैं केवल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं अर्थशास्त्र की बात को। ऐसा तो नहीं है भाई, अगर मस्जिद है या पूजा घर है तो पूजा घर में ज्यादातर हिंदू ही जाते हैं, वही पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है मुस्लिम भी जाएंगे वहां पे। ईसाइयों को आपने नहीं देखा होगा कभी भी जाते हुए। अब ऐसा भी नहीं है कि लोग जाते नहीं, जाते हैं, काफी सारे हिंदू मस्जिद भी जाते हैं, अजमेर शरीफ भी जाते हैं, काफी सारे मुस्लिम वैष्णो माता के दर्शन करने भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है देखो, क्योंकि यार अपना इंडिया, इसीलिए तो इंडिया है हमारा देश, है ना, क्योंकि यहां पे जाति संप्रदाय के नाम पर लड़ाई बढ़े जाए, लेकिन लोग लड़ते कम है। चलो अब वर्तमान की स्थिति का पता नहीं है। तो अब देखो ये व्यक्तिगत कल्याण है या एक समूह, छोटे से समूह का कल्याण हो सकता है, लेकिन सरकार इन पर ध्यान नहीं देगी। सरकार मंदिर को विस्थापित करेगी दूसरी जगह और यहां से रोड निकलवाएगी, क्योंकि सरकार का उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण का मतलब क्या? मंदिर यहां है, किसी दूसरी जगह भी आ जाएगी, आस्था का विषय है, बना रहेगा, ठीक है, लेकिन सड़क का निर्माण हो जाएगा तो जितने भी वर्ग के लोग हैं उन सभी को उसका लाभ मिलेगा। तो ये बात भी हमेशा याद रखना है कि अर्थशास्त्र के उद्देश्य के अनुरूप, और अर्थशास्त्र का उद्देश्य कभी भी व्यक्तिगत कल्याण नहीं होता। अर्थशास्त्र का उद्देश्य बेटा हमेशा और हमेशा सामाजिक कल्याण होता है। इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। तो आज का ये टॉपिक यहां पे क्लियर होता है। तो आपने ये तीनों क्वेश्चन देख लिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अपन एक और नए क्वेश्चन में आते हैं, अंतर में। चलिए तो हम लोग बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर के बारे में। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन में घुमा घुमा करके पूछ चुका है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर को बताइए, न्यूनतम अर्थशास्त्र या बृहत्तम अर्थशास्त्र के अंतर को बताइए। तो बात एक ही है, आपको याद रखना है, व्यष्टि पूछे या सूक्ष्म पूछे या समष्टि पूछे या व्यापक पूछे, बृहत्तम पूछे या न्यूनतम पूछे, इन सब का मतलब व्यष्टि और समष्टि का अंतर ही होगा। तो कंफ्यूजन में मत आना, कई बार एग्जाम में चेंज करता है, ठीक है। अब जब भी कभी अंतर लिखना किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो अंतर का आधार और क्रमांक जरूर डालना। यहां पे मैंने क्रमांक का कॉलम तो नहीं बनाया, चलो मैं बना देता हूं। यहां पे ऐसे ही क्रमांक का कॉलम रहेगा जिसमें 1 2 3 4 5 लिखा रहेगा। 5 अंतर तो आपको कम से कम लिखना ही पड़ेगा, बाकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा कितने नंबर का आता है, जितने नंबर का अंतर होगा उतने ही अंतर आपको लिखने। ऐसा नहीं कि 4 नंबर का आया आप 10 तो अंतर लिखे पड़े, कोई मतलब नहीं है, नंबर आपको उतने ही मिलना है। अंतर का आधार लिखना इंपॉर्टेंट है। आप में से कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अंतर का आधार लिखना क्या जरूरी है? बहुत जरूरी है। अगर आपको एग्जाम में अंतर में पूरे नंबर चाहिए, और हमेशा याद रखना, अगर इसके अथवा में कोई भी थ्योरी हो, मान लो विशेषताएं दे व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं और अंतर में उसके अथवे में अंतर हो, तो हमेशा आप अंतर को ही करना, क्योंकि अंतर आप जब भी करेंगे तो नंबर कटने की बिल्कुल संभावना नहीं होती है। आप विशेषताएं कितना भी बेटर तरीके से लिख दें तब भी आपको 4 में 4 नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आपने अंतर का आधार सहित अंतर वाला लिखा हुआ है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बात समझ में आ गई ना? अब मान लो क्वेश्चन आ गया आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र
की विशेषताएं लिखिए। नीचे अथवा अंतर में दे दिया व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। आप में से बहुत सारे बच्चे व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं लिखेंगे, लेकिन जो बच्चे आज मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो अंतर लिखेंगे। सर दोनों में अंतर क्या है? अंतर इतना ही है कि अंतर लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। और अंतर का आधार सेट देखो यहाँ पे डिटेल से, आप तो किताबों में लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे बताता जाता हूं, आप समझते जाना। अंतर का आधार इकाइयां, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब आप लिख डालोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेन चीजों को समझा देता हूं। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अंतर का आधार मैंने इकाइयां बनाया, हो सकता है आपकी बुक में अंतर का आधार नहीं हो, लेकिन आपको बना लेना, मैं इसीलिए लिख रहा हूं। तो आपने पहला क्या देखा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, यानी छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। बेटा अगर आपने कल की क्लास और आज की यहां तक की क्लास देखी होगी तो ये अंतर आपसे ऑलरेडी बन जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर यहां पे बात की जाए तो यहां पे इकाइयों के योग का अध्ययन किया जाता है। यहां पे बेटा इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता है, इकाइयों के योग का अध्ययन किया जाता है। इकाइयों के योग का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसका अर्थ समूह से होता है। किससे होता है? समूह के योग से होता है। समूह के योग से होता है। समूह के योग से होता है। तो आपने जाना इकाइयां में व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपको क्या लिखना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटी छोटी या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उन इकाइयों का योग या समूहों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी अंतर का आधार क्या? अंश या समग्र। देखो ये अर्थव्यवस्था का एक अंश मात्र है। ये अर्थव्यवस्था का एक अंश मात्र है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का एक छोटा भाग है। एक छोटा भाग है। आप कह सकते हो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वह पूरे समग्र अर्थव्यवस्था का एक छोटा सा भाग है, और उसी छोटे भाग का क्या है? अध्ययन है। और उसी छोटे भाग का क्या है? अध्ययन है। और अगर बात की जाए समष्टि अर्थशास्त्र में तो यह एक अर्थव्यवस्था का संपूर्ण भाग है। यह एक अर्थव्यवस्था का संपूर्ण भाग है, और उसी संपूर्ण भाग का क्या है बेटा? अध्ययन। और उसी संपूर्ण भाग का क्या है? अध्ययन है। तो आपने क्या समझा? इस बात को समझो। मैंने क्या बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक अर्थव्यवस्था के संपूर्ण का अंश मात्र भाग है और उसी का अध्ययन है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र उसी अर्थव्यवस्था का संपूर्ण भाग है और उसी का अध्ययन है। यह बात आपको क्लियर समझ में आ चुकी है। ठीक है, प्रमुख विषय, इसका प्रमुख विषय कीमत निर्धारण सिद्धांत है। कीमत निर्धारण सिद्धांत, यह बात मैं पहले ही बता चुका हूं। इसका प्रमुख विषय कीमत निर्धारण सिद्धांत है। वहीं इसका प्रमुख विषय आय एवं रोजगार सिद्धांत। आय एवं रोजगार सिद्धांत। आय एवं रोजगार सिद्धांत। आय एवं रोजगार सिद्धांत। जहां एक तरफ इसका प्रमुख विषय कीमत निर्धारण सिद्धांत है, कीमत निर्धारण का सिद्धांत है, वहीं दूसरी तरफ समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब आय एवं रोजगार सिद्धांत है। तो ये प्रमुख विषय के बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। यानी कि जहां एक तरफ इसमें कीमत सिद्धांत का विश्लेषण किया जाता है, वहीं यहां समष्टि अर्थशास्त्र में आय एवं रोजगार सिद्धांत का विश्लेषण किया जाता है। इसको भी आपको समझना पड़ेगा। नीतियां, यहां पे जो भी नीतियां बनती हैं तो वह किससे प्रभावित होती है? व्यक्तिगत। यह व्यक्तिगत नीतियों से संबंधित है। यह व्यक्तिगत नीतियों से संबंधित है, जबकि यह संपूर्ण समाज से संबंधित है। जबकि यह संपूर्ण समाज की नीतियों से संबंधित है। जबकि यह संपूर्ण समाज की नीतियों से संबंधित है। अब देखो, अगर आपने दोनों का अर्थ अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि अंतर कितना सरल है और हमसे याद भी हो रहा है। अब एक बार अपनी किताब को देख करके पढ़ना, अपने नोट्स से सारी चीजें याद हो जाएंगी। अगर आप अभी भी प्रॉपर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बनाते रहिए, थोड़ा सा डिटेल आपको लिखना पड़ेगा किताब से देख करके, क्योंकि अब A to Z बातें तो मैं यहां नहीं लिख सकता ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपने क्या देखा कि इसके अंतर्गत आपने जाना कि व्यक्तिगत नीतियों पर आधारित होता है, जबकि ये किस पर आधारित होता है? तो बेटा ये आधारित होता है संपूर्ण समाज की नीतियों से संबंधित होता है। अब बात करते हैं स्थिर या परिवर्तनशीलता। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि इसमें रोजगार, उत्पादन व आय के वितरण को अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के बीच परिवर्तनशील माना जाता है। मतलब कहने का क्या है, इसमें रोजगार की बात करेगा, रोजगार के बाद अगर बात की जाए तो उत्पादन की बात करेगा, उत्पादन के बाद अगर बात की जाए तो आय की बात करेगा। इनको क्या माना जाएगा कि अर्थव्यवस्था में ये क्या है? परिवर्तनशील है। क्या है ये? अर्थव्यवस्था में परिवर्तनशील है। निश्चित नहीं है, ये परिवर्तित होते रहते हैं। ये परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, कैसे परिवर्तित? अगर रोजगार बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ जाएगा, उत्पादन घटेगा तो रोजगार घट जाएगा। भाई उत्पादन घटने से रोजगार कैसे घट जाता है? आप बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में समझो। अभी मान लो कि भारत में लॉकडाउन था तो उत्पादन कम हो तो रोजगार घटा कि बढ़ा? घटा। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब उत्पादन बढ़ेगा तो उतने ही ज्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ेगी उस
वस्तु को बढ़ाने के लिए। और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार, उत्पादन और आय के वितरण क्या माने जाते हैं, स्थिर माने जाते हैं। वहीं अगर बात की जाएगी समष्टि अर्थशास्त्र में, तो चाहे आय हो, चाहे रोजगार हो और चाहे वो उत्पादन हो, इनको स्थिर माना जाता है। ये लाइन आप थोड़ा सा याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है बेटा, ये लाइन अगर आप याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहां तक की कहानी हुई खत्म। इनका अंतर आपसे अब बन ही जाएगा। एक बार फिर से इनके अंतर के बारे में आइए जल्दी से समझ लेते हैं। मैंने आपको पहले ही अंतर बताया, व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पहला था इकाइयां। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का, छोटी छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में इकाइयों के योग एवं समूहों का अध्ययन किया जाता है। फिर हमने बात की अंश और समग्र की, जहां व्यष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक अंश मात्र माना जाता है, वहीं समष्टि अर्थशास्त्र एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संपूर्ण भाग का अध्ययन किया जाता है। प्रमुख विषय, इसका प्रमुख विषय कीमत निर्धारण सिद्धांत है, जबकि इसका प्रमुख विषय आय एवं रोजगार सिद्धांत माना जाता है। नीतियां, यह व्यक्तिगत नीतियों से संबंधित होता है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जब भी नीतियां बनाई जाती हैं तो वह व्यक्तिगत व्यक्तियों से प्रभावित होती हैं, जबकि इसकी नीतियां संपूर्ण समाज की नीतियों को ध्यान में रख करके बनाई जाती हैं। स्थिर व परिवर्तनशील, रोजगार, उत्पादन और आय को ऐसा मान जाता है कि इसमें परिवर्तनशील होते हैं व्यष्टि में, और समष्टि में ये स्थिर होते हैं। ये सारी बातें अगर आपको याद हो गई हैं तो निश्चित रूप से ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हो गया। अब देखिए, आप याद करने के लिए याद कर सकते हैं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। बाकी अब सीमाएं वगैरह मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आपको समझ में आ गई होंगी जब आपने इतना पढ़ लिया। कल से अपन इसका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, और मैं आशा करता हूं कि यहां तक कि अगर आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अभी तक अर्थशास्त्र को छुए नहीं होंगे, बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने टच तो किया होगा लेकिन ईमानदारी से पढ़ा नहीं होगा, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप वाकई में अब यहां से पढ़ोगे और अपने लेवल को बढ़ाओगे निश्चित रूप से। ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स बनाओ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ईमानदारी से अगर आपने 14-15 दिन नवंबर के पढ़ोगे तो 3-4-5 चैप्टर ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन प्रॉपर नोट्स बनाओ, डेली रिवीजन मारो और मेरे से डेली पढ़ो तो मजा आएगा। कुछ नहीं बिगड़ा बेटा, कुछ भी नहीं बिगड़ा। आप ये मत सोचो जो समय गया उसके बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, जो है उसके बारे में सोचो। नवंबर बचा, दिसंबर बचा, जनवरी बची, आप कोशिश करो ना अर्थशास्त्र में कम समय दिया, आप ज्यादा समय दो, 2 घंटे दो, 1 घंटा अपनी नोट्स बनाओ, अच्छे से लिखो, उसी को 1 घंटा रिवीजन मान लो, एक बार मेरे वीडियो देख लो, बात खत्म होगी नहीं यार, क्या दिक्कत। मैं कहता हूं कि अगर नवंबर तक में अपन 5-6 लेक्चर भी खत्म कर लिए, दिसंबर में अपन ने 7-8 चैप्टर और खत्म कर दिए, जनवरी में चैप्टर खत्म हो जाएंगे और फरवरी में जनवरी तक का आपका रिवीजन भी हो जाएगा, लास्ट में फरवरी में एग्जाम है आपके, तो और भी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है बेटा, और अर्थशास्त्र यदि आपने पढ़ ली ना बेटा, तब तो फिर आप समझो कि बवाल मच गया, क्योंकि सबसे कठिन अगर कोई विषय है तो वो अर्थशास्त्र है। कल हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। आपने मुझे सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और अब बिल्कुल कह देना कि हो गया आगाज रण का, युग बदलने की करो तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। और आप अपने संघर्ष को जारी रखो। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, सी यू टुमारो। ऐसे ही साथ बना के रखो और वीडियो को बिल्कुल भी निसंकोच, तनिक भी टेंशन ना लेकर के धड़ाधड़ पेलम पेल शेयर करते जाओ, क्योंकि अभी वीडियो कोई भी प्राइवेट नहीं है, सारे पब्लिक हैं। प्रचार करने दो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताओ। इससे अच्छी सुविधा क्या मिल सकती है। घर बैठे सारी क्लासेस आपको मिल रही है, आराम से बिस्तर पे सोते सोते, ठंडी का मौसम है, रजाई को ऊपर से ओढ़ो, मोबाइल को सामने रखो और पढ़ते रहो। ऐसा ना करना कि रजाई के अंदर मोबाइल कछुआ और चालू किए रहना, ठीक है ना, पिक्चर या नाटक वगैरह। चलो गुड नाइट।